हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना, मजे में होंगे। तो अपना जो लेक्चर चल रहा था, कौन सा चल रहा था सर? क्लास नाइन्थ का चल रहा था। क्लास नाइन्थ के अपन ने सेल पढ़ रहे थे। सेल के 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे और जो हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी वो अपने सेल ऑर्गेनल्स की बातें की थी। उनमें से सेल ऑर्गेनल्स हम अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये 2 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात कर चुके थे। यहाँ तक कि अपन बात जो भी है इस चैप्टर की वो सारी क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो आपका पढ़ेंगे हम वो आगे, उससे आगे जहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है? हाँ भाई, हम पढ़ चुके थे किसको? गोल्जी बॉडी और राइजो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों को पढ़ चुके थे ना दोनों को। तो वहां पे हमने ये बात की थी कि सर गोल्जी बॉडी जो होती है ना, हमने बात की थी वहां पे कि गोल्जी बॉडी जो होती है वहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? लाइजोसोम्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? लाइजोसोम्स का। ठीक है, ये बात पर करी थी हमने। और यही लाइसोसोम है वो। और इन लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये बनते कहाँ पे हैं? आर ई आर में। हमने वहां पे भी बात की थी कि सर आर ई आर में जो है आर ई आर में फॉर्मेशन होता है किसका? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स का। समझे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, ये बात हम पहले भी की थी। तो स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम को थोड़ा सा और देखते हैं क्या है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे कुछ होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है या फिर हम कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम क्या है? सिंगल है। यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियली द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या है? सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे सेल का जो भी ऐसे चीजें जो खराब हो रही हैं, कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो जा रहा है, वो सारी चीजें इस लाइसोसोम में आ जाती हैं और लाइसोसोम उस चीज को क्या कर देता है? पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। दे ब्रेक डाउन द वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट को, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, उसको ब्रेक डाउन करते, तोड़ते हैं किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से, है ना। हेल्पिंग टू कीप द साइटोप्लाज्म क्लीन, कि साइटोप्लाज्म जिससे क्या रहे? साफ सुथरा रहे। ऐसे हमारे घरों में तो ना डस्टबिन होता है, तो डस्टबिन में हम क्या करते हैं? सारा कचरा डाला, डस्टबिन में डाल दिया, तो उससे हमारा घर क्या रहता है? क्लीन रहता है। तो उसी तरह ये जो है ना, जो लाइसोसोम्स है, ये एक तरह से कैसे काम कर रहे हैं? जैसे डस्टबिन काम कर रही है कि भैया सेल का जितना कचरा था वो सारा किस में डाल दिया? हमने लाइसोसोम में डाल दिया, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या हो रही है सर? क्लीन हो रही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो कैसा है? क्लीन है। समझ में आ गई बात? चलो, लाइसोसोम कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी हमने बात की, ये कहाँ बनते हैं? ये बात बनते हैं कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। अच्छा, ये एंजाइम है ना, आपको बात बताऊं, देर आर अबाउट 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स। 40 अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और ये सारे ना कंबाइनली बोले जाते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या होते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। और ये काम करते हैं एसिडिक मीडियम में। किस तरह के मीडियम में काम करते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो 40 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं एक्चुअली में लाइसोसोम में। और ये क्या है? हाइड्रोलेज एंजाइम इनको बोला जाता है। और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में काम करते हैं ये। ठीक है। अच्छा, अब एक बात क्या है कि भैया अगर क्या है, बाई चांस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल का अटैक हुआ जिसकी वजह से आपके जो सेल है उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उससे क्या हो गया? थोड़ा दिक्कत आ गई, तो उस केस में क्या होता है? ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये बर्स्ट हो जाते हैं। और जब इनके बर्स्ट होने से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो एंजाइम उस पूरी अपनी खुद की सेल को ही क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स।
ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, पढ़ते हैं। लाइसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, कोई डैमेज होता है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, लाइसोम बस्ट एंड द एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल। यानी कि कोई डैमेज हो गया सेल में या किसी तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डिस्टरबेंस आ गया, तो ये क्या होते हैं, लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो रिलीज हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, ईट अप देयर ओन सेल, जो खुद की सेल को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? लाइसोम की बात समझ में आ गई? इजी था, कोई ज्यादा ऐसे हार्ड वाली बात थी नहीं। ओके भाई, अब आते हैं भाई हम किस पे, सर माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। देखो एक लाइन बचपन में सुना था, है ना, यानी 6 क्लास में ही हम सुन लेते हैं इस चीज को, 8 क्लास में भी सुनते हैं। सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। सुना था कि नहीं सुना था? बहुत पुराना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर? माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2-3 लाइनें ऐसी थी ना बचपन की, जैसे फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो इस तरह से ये एक ऐसी लाइन थी जो सुनते आ रहे थे। क्यों बोलते हैं वो आज हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे क्यों बोलते हैं। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में कुछ खास खास बातें लिख देते हैं भाई, ये तो है सबसे खास बात, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो है ये कुछ ना कुछ, है ना। चलो अब हम इसके बारे में कुछ बात और बातें कर लेते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, यानी इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। देखो एक तो इसमें क्या होती है सर, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है एक तो इसमें, और एक क्या होती है इसमें, एक होती है बेटा इसमें इनर मेम्ब्रेन, ये ठीक है। क्लियर है? एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। देखो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या होती हैं, ये पोरस होती हैं, यानी ये थोड़ी मोर परमिएबल, ऐसा कह सकते हो आप, ये मोर परमिएबल होती हैं, यानी इसमें से ज्यादा चीजें क्रॉस कर सकती हैं, मोर परमिएबल। और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये कैसी है सर, ये है फोल्डेड, ये क्या है, फोल्डेड है। देखो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये फोल्ड्स, है ना। इन फोल्ड्स को बोला जाता है क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और इन फोल्ड्स पे होता क्या है एक्चुअली ना, इन फोल्ड्स पे, सुनना, इन फोल्ड्स पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, है ना, इन फोल्ड्स पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इन पार्टिकल्स को बोला जाता है एफ नोड या F0 या F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे ही क्या होता है सर, यहाँ पे आपकी सेल की जो एनर्जी है उनका प्रोडक्शन होता है। यहाँ क्या, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो आपकी सेल में, वो कहाँ पे होती है सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो ये F1 F0 पार्टिकल है क्रिस्टी, इस सरफेस पे होती है, इनर मेम्ब्रेन पे होती है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसमें देखो एनर्जी बन रही है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है। अब देखो ये फोल्डेड क्यों होती है, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होगी
उतना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। किसके लिए मिलेगा सरफेस एरिया? इन F1 F0 पार्टिकल्स के लिए। यानी उतना ज्यादा F1 F0 पार्टिकल्स होंगे, और जितने ज्यादा ये पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो ये तो है नॉर्मल सी बात माइटोकॉन्ड्रिया की। और अगर हम कुछ बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इनके पास खुद का डीएनए होता है, यानी कि हैव इट्स ओन डीएनए, हैज इट्स ओन डीएनए। इनका खुद का डीएनए होता है। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है सर? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। नॉर्मली हमारे अंदर डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा हो रहा है सर? सर्कुलर डीएनए। ठीक है। अच्छा, इसके पास सर्कुलर डीएनए है तो ये इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, यानी कि हैज इट्स ओन राइबोसोम। राइबोसोम भी होते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं सर? वो होते हैं 70s। कौन से होते हैं? 70s। तो ये राइबोसोम कौन से है इसके पास? 70s राइबोसोम है। ठीक है। चलो, अब देखो, खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है। इट मींस क्या ये अपनी प्रोटीन खुद बना ले रहे होंगे? क्योंकि क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए सर? एक तो हमको चाहिए डीएनए, और एक हमको चाहिए क्या? राइबोसोम। अगर ये दो चीज मिल गई, डीएनए मिल गया और राइबोसोम मिल गया, तो वहां पे अपनी प्रोटीन खुद बन जाएगी। ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर? ये एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल ही है, सेमी ऑटोनोमस। और ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो है ये 50% ऑफ और 50% अपनी प्रोटीन खुद बनाता है। यानी कि ये अपनी 50% प्रोटीन जो है वो खुद बनाता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का क्या है सर? आरएनए है। इस वजह से इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगले सेल ऑर्गेनल पे चलते हैं। हाँ भाई, यह आ गया भैया अपना, क्या आ गया है सर? प्लास्टिड आ गए हैं, प्लास्टिड्स आ गए हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये ओनली फाउंड इन प्लांट्स। पहली चीज, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? मतलब एनिमल्स में नहीं होते, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये मेनली तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड होते हैं बस, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कौन सा होता है? ये होता है, ये है ग्रीन कलर प्लास्टिड। ठीक है। और ये होते हैं कैसे? कलरलेस या वाइट। ठीक है, क्लियर है? तीन तरीके हो गए हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। चलो, अब देखो इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है इसका तो हमें पता है कि सर ये क्या काम करता है सर? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। ये क्या करता है सर? ये है ना, स्टोरेज का काम करता है, चीजों को स्टोर करता है ये। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ये अलग अलग चीजों को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे पेटल्स में अलग अलग कलर आते हैं, प्लांट के अलग अलग कलर आते हैं, जो फ्लावर में, वो सब ये कलर प्रोवाइड देते हैं, ये कलर देते हैं। कलर पिगमेंट होते हैं, अलग अलग कलर्ड पिगमेंट होते हैं जो अलग तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है। चलो,
अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। चल देखो भाई, थोड़ी सी ना प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। ऐसे है कि भैया सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, एक सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी क्या होते हैं सर, ये भी जो है ना वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं सर? डबल मेम्ब्रेनस, यानी दो मेम्ब्रेन होती है इनमें भी। ठीक है, उसके बाद दो मेम्ब्रेन के बाद इनमें ना ऐसे सिक्के जैसी स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह की। अरे एक कॉपी कैसे होता है भाई? इधर में तो मैं वैसे बना लेता, छोड़ो इसको, वैसे बना लेते हैं अपन। देखो इस तरह से, तो अब कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है। देखो भाई, ये क्या है सर? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है सर? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये जो एक एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और ये पूरा जो स्टैक है इसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना। और ये जो बाकी का स्पेस बच गया, इस स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ पे क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और काम की जो चीज है ना वो ये है कि भैया इसके पास भी खुद का क्या है? डीएनए है। और क्या है सर? क्या है? राइबोसोम। खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। डीएनए कैसा है सर? सर्कुलर है। राइबोसोम कैसा है सर? 70S है। तो क्या सेम जैसा नहीं हो गया? यानी कि क्या प्लास्टिड भी खुद की प्रोटीन बना लेगा क्या?
हाँ सर बना लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा, लेकिन ये 50% अपनी प्रोटीन बना पाता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, ये बातें हो गई अपनी किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्लियर है बात। चलो अब हम आते हैं अगली चीज पे, जिसका नाम है क्या, सेल ऑर्गेनल। अगला जो है वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल है। देखते हैं एक एक चीज, देखते हैं वैक्यूल क्या करता है, क्या है। देखो वैक्यूल्स भी किस में बनते हैं, एक्चुअली गोल्जी बॉडी के थ्रू ही बनते हैं। वैक्यूल्स भी किस में बनते हैं, गोल्जी बॉडी बनते हैं। मेनली ये लार्ज वैक्यूल्स है ना, बड़े बड़े वैक्यूल्स, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में। लार्ज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते कम है लेकिन बड़े होते हैं। मतलब नंबर में तो कम है लेकिन साइज में बड़े हैं। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, देखो तो क्या काम आते हैं सर, ये स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल, मेनली वाटर मिनरल स्टोर करते हैं, है ना। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट बन रहा है वो भी इनमें ही वैक्यूल में डंप कर दिया जाता है ना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे 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 आपके एक नाम सुना हो आपने, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये पाया जाता है एनिमल्स में। किसमें, एनिमल्स में। जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में। कभी पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो पैरामीशियम स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके ना ऐसे फूल फूल से दिखेंगे, देखना कुछ इस प्रकार के फूल दिखेंगे आपको, ऐसे स्टार जैसी अपीयरेंस में ना आपको चीजें दिखेंगी। ये होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, यानी एक तरह से ही समझ लो आप पानी के लेवल को मेंटेन मेंटेन रखते हैं। सेल में ज्यादा पानी ना चला जाए, क्योंकि ज्यादा पानी चला गया तो सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो ये वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पानी सेल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल को मेंटेन करके रखते हैं। और प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में मेनली टर्जिडिटी प्रोवाइड कराते हैं कि सेल आपकी टर्जिड कंडीशन में रहे, मजबूती में रहे, है ना। इन प्लांट सेल में क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप। अच्छा एक इंपॉर्टेंट या फिर एक चीज देख लो, जो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इसे वैक्यूल, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ पे आपके वैक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे बढ़े फिर। सर अब क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल तो क्या हो गए सर, अपने सारे हो गए। ये सारी चीजें बात कर ली, एक एक सेल ऑर्गेनल की बात कर ली हमने, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सारे बात कर लिए। तो क्या चैप्टर खत्म हो गया, नहीं सर। अभी तो हमने क्या है, सेल को पूरी तरह से पढ़ लिया है। हमने बस एक चीज रह गई है जो नहीं पढ़ी है, वो है सेल डिवीजन। क्या होता है सेल डिवीजन, देखो भाई, सेल डिवीजन की बात करते हैं। एक सेल, एक सेल जब अपने नंबर को बढ़ाती है, यानी एक से दो सेल में बनती है या ज्यादा सेल में बनती है, फिर देन और आगे डिवाइड करती है, यानी ये अपने नंबर बढ़ा रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अच्छा बड़ी कमाल की चीज है, देखो मैथ वाले, मैथ में ना अपने क्या होता है भाई, मैथ में डिवीजन और जो मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों ही चीजें क्या बिल्कुल अलग चीजें, दोनों अलग चीजें हैं।
सर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम किसी का क्या कर रहे हैं, डिवीजन, डिवाइड कर रहे हैं हम चीजों को। मैथ में तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन जब हम बायो में बात करते हैं तो बायो में देखो कितनी कमाल की बात है कि जब सेल डिवाइड कर रही है तब भी वो अपने नंबर बढ़ा रही है, और जब सेल मल्टीप्लाई कर रही है तब भी वो अपने नंबर बढ़ा रही है। यानी सेल मल्टीप्लाई कर रही है तब भी अपने नंबर बढ़ा रही है, और सेल डिवाइड कर रही है तब भी अपने नंबर बढ़ा रही है। यानी डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। हो सकता है क्या मैथ में कभी देखा, यहाँ बायो में कर दिया हमने क्या, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को सेम। है ना, बात है भाई, कुछ तो बात है इंपॉर्टेंट। मजेदार है कि नहीं। चलो, तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये मेनली दो तरीके से होता है सेल में। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, और इन दोनों ही तरीकों को हम क्या पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस को, कि क्या कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो, एक सेल में, अरे एक सेल है मान लो, आपको पता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या है, डीएनए जब सेल डिवाइड, हमने बात की थी, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो वो सेल जो क्रोमोसोम, डीएनए किस में बन जाता है, क्रोमोसोम में बन जाता है। मान लो एक सेल में क्या है, 8 क्रोमोसोम है, 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और अगर 8 क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम रहते हैं हमेशा पेयर्स में, कैसे रहते हैं, हमेशा पेयर्स में रहते हैं। तो 8 क्रोमोसोम कितने पेयर में रहेंगे सर, 4 पेयर में रहेंगे, 4 पेयर हो जाएगा। और जब क्रोमोसोम पेयर में है तो हम इस तरह के सेल को बोलते हैं 2n सेल, या फिर डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। जब क्रोमोसोम पेयर में है, जिस सेल में क्रोमोसोम पेयर में है उसके अंदर, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। या फिर अगर हम कहें, अगर किसी सेल में सिर्फ 4 क्रोमोसोम है, सिर्फ 4 क्रोमोसोम है और ये पेयर में नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं एन। और यहां पे हम, ये हो जाएगी कैसी कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन। कैसी कंडीशन हो जाएगी, हैप्लॉइड। ये मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं। अच्छा, ह्यूमंस की बात करें, देखो ह्यूमंस के लिए समझना, ह्यूमंस के अंदर एक सेल में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। तो जब 23 पेयर में है तो हम इस सेल को बोलते हैं 2n सेल, या फिर डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। लेकिन अगर किसी ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल 23 रह जाए, 23 पेयर से हटके सिर्फ 23 रह जाए, तो हम इसको बोलेंगे एन सेल, और इसी को ही हम बोल देंगे हैप्लॉइड सेल। क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, 2n 3n n। ठीक है, देखो कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे मान लो एक सेल है, इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर। क्या है, 23 पेयर है। ये जब सेल नहीं बना रही है नॉर्मली, और अगर जो दूसरी सेल बन रही है, जो नई सेल बन रही है, इससे मान लो 2 सेल बनी, और जो दोनों नई सेल बन रही हैं वहां पे अगर 46 और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहे, यानी कि मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में क्या रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका की यह है कि सर एक सेल है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और इससे हमारे पास क्या है, 4 सेल बन गई। कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई सर, बन गई सर, 4 सेल बन गई। और चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 23, 23, 23 एंड 23। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो तरीका है। इस वाले तरीकों को क्या बोलते हैं, इस वाले तरीकों को क्या बोलते हैं, कब ये वाला तरीका होता है, कब ये वाला तरीका होता है, दोनों ही चीजें हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, माइटोसिस को। किसको पढ़ेंगे सर, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, इसको बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ
mother and daughter cells are same. यानी कि जो मदर सेल है, यानी एक यहाँ पे एक सेल है और यहाँ इससे दो सेल बन रही है, और दोनों के अंदर अगर यहाँ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस केस में हम इस तरह के सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं सर? माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। और जो खास बात क्या है, और क्या क्या क्वालिटी वो है कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस की, तो हम बात करते हैं माइटोसिस क्या है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। क्या है? एक सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है। कितनी सेल्स बनती हैं? दो डॉटर सेल्स। तो क्या हो गई यहाँ पे? टू डॉटर सेल्स। वन मदर सेल, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब जो है वो किसकी बातें हैं सर? माइटोसिस की। माइटोसिस होता कहाँ है, कहाँ पे हो रहा होगा माइटोसिस? देखो, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल है, हमारी नॉर्मली पूरी बॉडी में जितनी भी सेल हैं, वो जो भी डिवीजन कर रही हैं, वो सारे डिवीजन कैसे है? माइटोसिस डिवीजन है। यानी जैसे रिपेयरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, कोई सेल यहाँ से हट गई, मतलब कोई, जैसे मेरा कोई यहाँ पे स्क्रैच लगा, कुछ लग गया, वहां से मेरी स्किन थोड़ी सी हट गई, तो वहां पे दोबारा जो स्किन बनेगी, उसके अंदर जो सेल्स होंगी वो सेम रहेंगी। यानी वो किस प्रोसेस से बनी होंगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो नंबर किस प्रोसेस से बनी होंगी सर? माइटोसिस से बनी होंगी। यानी हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन को छोड़ दें तो, अब ये गैमीट फॉर्मेशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो गैमीट फॉर्मेशन को छोड़ के बाकी सारी पूरी हमारी कंप्लीट बॉडी है जो वो किससे बनती है? माइटोसिस प्रोसेस से बनती है। यानी बाकी जगह हमारे कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। तो सर गैमेट फॉर्मेशन में माइटोसिस डिवीजन क्यों नहीं होता? उसमें क्या होता है? उसमें मियोसिस जो होता है वो क्यों होता है? चलो इस चीज को समझते हैं। माइटोसिस समझ में आ गया कि भैया देखो हमारी हर सेल में, देखो आप सोचो, आपको पता है हमारे और जो चिंपैंजी होते हैं, ह्यूमन और चिंपैंजी, इन दोनों में 98% जो डीएनए है ना वो सेम है। 90% एक डीएनए से 2% के डिफरेंस से ह्यूमन चिंपैंजीज किस में बदल गए? ह्यूमंस में आ गए। देख लो इतना स्लाइट छोटा सा चेंज भी, कहाँ वो चिंपैंजी रह गए, कहाँ हम ह्यूमन रह गए। ठीक है, तो अगर हमारी सारी सेल्स एक जैसी नहीं होंगी, मतलब उनका डीएनए एक जैसा नहीं होगा, अगर उन सेल्स के डीएनए में कुछ डिफरेंस होगा, किसी में कम डीएनए, किसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा, तो वो सेल्स कैसे रहेंगी? थोड़ी गड़बड़, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, अलग अलग टाइप के वो हो जाएंगे, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारी पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। इसीलिए अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखने हैं तो मैं कौन सा डिवीजन करवाता हूँ सर? माइटोसिस डिवीजन करो। कौन सा डिवीजन करवाता हूँ? माइटोसिस डिवीजन। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं सर म्यूस की। देखो म्यूसिस को पहली चीज तो बोलते हैं क्या सर? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब ऐसे समझो कि भैया यहाँ पे एक सेल है, रिडक्शन समझ रहे हो, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जा रहे हैं। क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो मान लो एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, तो इसके रिजल्टेंट में जब फाइनल खत्म होगा तो यहाँ पे चार सेल बन के हमारे पास तैयार होती है, और इन चार सेल जो होंगी वो एन 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 एन। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो 2n से कितने हो गए? एन 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 हो गए ना, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? हाफ हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स
is half of the number of chromosome in mother cell। यानी कि मदर सेल के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और जो डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे एज कंपेयर टू मदर सेल। ठीक है, देखो दूसरी चीज मैंने इसमें देखो 4 सेल बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे कितनी सेल बनेगी, 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट चीज, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, 2 स्टेप प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनसे 4 बन जाती है, नहीं, होता क्या है अभी देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा होता है, पहले ये डिवाइड करती है और इससे 2 सेल बनती हैं, इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे 2 सेल बनती है एन, फिर ये एन डिवाइड करती है, ये एन डिवाइड करती है, और यहाँ पे टोटल बन जाती है कितनी सेल, 4 सेल बन जाती हैं। ठीक है, ये भी एन 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 एन, और इसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, मियोसिस सेकेंड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये तो वैसे देखा जाए तो ये तो होता है हमारा क्या, रिडक्शनल डिवीजन। अच्छा, इसमें खास बात देख रहे हो, ये जो मियोसिस सेकेंड है, क्या तुम्हें ये माइटोसिस जैसा नहीं लग रहा। देखो माइटोसिस में हम क्या कह रहे थे सर, माइटोसिस में हमने कहा था कि सर इक्वेशनल डिवीजन होता है। सर मियोसिस सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है, डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है। पहली बात तो सही हो गई। दूसरी चीज, ये वाली चीज, ये वाली बात, इसी ये सिंगल स्टेप प्रोसेस, क्या मियोसिस सेकंड जो है ये सिंगल स्टेप में हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल हो जा रहा है। उसके बाद 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, क्या 2 डॉटर सेल बन रही है, हाँ सर, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ क्या मियोसिस जो सेकंड है वो बिल्कुल लगभग सेम होता है किसके, माइटोसिस के, कह सकता हूं ना, बिल्कुल कह सकता हूं। चलो अब हम समझते हैं कि सर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हाफ करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस जरूरी क्यों है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस समझते हैं। चलो एक चीज देखो, हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक है मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर कुछ सेल्स बनती हैं जिनको बोलते हैं गैमीट्स, क्या बोलते हैं, गैमीट्स। ऐसे ही फीमेल में भी बनते हैं गैमीट्स, और ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और उससे बनता है फाइनली जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और इस जाइगोट में ही डिवीजन होके, इस एक सेल में डिवीजन से हम सब की लाइफ स्टार्ट होती है, यानी एक सेल, हम सब की लाइफ इस एक जाइगोट से स्टार्ट हुई है, उसके बाद उससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब समझने वाली जो बात है ना वो ये है कि मान लो मेल की एक सेल थी, अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 46, यानी 23 पेयर, और यहाँ पे मान लो क्या जो गैमेट बने हैं ये माइटोसिस से बन गए होते, किससे बन गए होते, माइटोसिस से बन गए होते। इन गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है मेनली। तो अगर गैमेट्स में ये समझो, अगर ये गैमेट्स माइटोसिस से बने होते तो इन गैमेट्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते सर, 46 रहते। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते सर, 46 रहते, क्योंकि इस फीमेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो जब ये फ्यूज होते हैं तो 46 और 46 जाइगोट में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं क्या, 92। ठीक है चलो 92 हो गए। अगली जनरेशन में जब एक और 92 क्रोमोसोम वाला पर्सन आता तो उससे फ्यूज होता है ये,
तो फिर गैमेट बनते हैं, यानी कि 92 गैमेट, 92 क्रोमोसोम वाला गैमेट, फिर 92 क्रोमोसोम वाला गैमेट, फिर इन दोनों में फ्यूजन होता, तो अगली जो जनरेशन आती है वो कितनी पहुंचती, 184 पहुंचती। यानी कि इस हिसाब से तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते जाते, डबल होते जाते कि नहीं होते जाते भाई? सही बात है कि नहीं, कि भाई इस हिसाब से तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जा रहे हैं, हर जनरेशन में डबल हो जा रहे हैं। और हमें पता है कि सर एक छोटा सा 2% का डिफरेंस से भी हम ह्यूमन नहीं रहते, चिंपैंजी बन जाते हैं। तो ये तो पूरा मतलब दोगुना हो गया, 50-100% डिफरेंसेस हो गया। तो यहाँ तो हम इंसान रहते ही नहीं। हमारी जो जेनेटिक जो है, जेनेटिक जो मटेरियल है, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना? वो चीज मेंटेन रहती क्या, नहीं रहती। तो उस केस में यहाँ पे हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है मियोसिस की। कैसे? सर देखो, ये एक मेल है जिसके अंदर, ये क्या है, मेल है जिसके अंदर 20 सॉरी, एक मेल है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और यहाँ पे एक फीमेल है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? अब यहां से जो गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमेट, वो बनते हैं मियोसिस से। किससे बनते हैं, मियोसिस। यहां पे भी गैमेट किससे बने, मियोसिस से बने। तो जो गैमेट बने वो किसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी रह गए, 23, हाफ हो गए ना भाई। मियोसिस में हम यही तो बोलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स आर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मदर सेल, यही बोलते हैं। हाफ हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, वो फ्यूजन एक जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आए जाइगोट में, 46। तो क्या फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं आ गए क्या, हो गया ना? यानी कि अगर हम गैमेट्स में क्या करा दे, मियोसिस करा दे, तो हमारी हर जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आते जाएंगे, सेम आते जाएंगे। अब यहां से जाइगोट से आगे जितने भी डिवीजन होंगे पूरी बॉडी के बनने तक, वो सारे कौन से होंगे, सर माइटोसिस होंगे। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी पूरी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो यहां से माइटोसिस होते जाएंगे, और हर सेल में जितनी भी सेल, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल है ह्यूमन बॉडी में, तो वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, 46। सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, कहां पे, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, जहां पे गैमीट बन रहे हैं, सिर्फ वहां पे ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगा, इसके अलावा बाकी हर जगह क्या होगा, क्या होगा, हर जगह माइटोसिस होगा। तो क्या आपको माइटोसिस और मियोसिस का सिग्निफिकेंस, उन दोनों में डिफरेंस इजीली समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया ना भाई? ठीक है भाई, चलो आज आपका ये चैप्टर अब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो बताने का है, मैंने सारी बातें जितनी भी थी डिटेल में समझा दी है। इसके बाद आपका इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छूटी हुई हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और ये क्लास आपको आगे तक हेल्प करेगी। आप आगे भी अगर इस क्लास को पढ़ के जब आप 11th में पढ़ोगे इस चैप्टर को, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये सारी चीजें, ये जो बेसिक्स था हमने सेल का, वो तो हमने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो आपको बहुत इजीली 11th क्लास की जो ये चैप्टर है, क्योंकि सेल सेम चैप्टर आपका 11th में भी है ना, तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा 11th में जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं अब इस चैप्टर को। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आगे अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका क्या, टिश्यू है। टिश्यू क्या होते हैं, वो सारी बातें हम उसमें करेंगे। आई होप आप सभी को मजा आया होगा चैप्टर में और लेक्चर में, और आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट में अपना जो भी डाउट्स हैं वो बताएं। और अगर आप अच्छा लगा हो सेशन, आज के लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करके जाएं। थैंक यू आज के लिए।